औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजर। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 2025 का सालाना जायजा यानी कि ईयरली हॉरोस्कोप। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जनरल प्रेडिक्शन दूंगी कि किस तरह से कौन कौन से प्लैनेट मूव कर रहे हैं और क्या हो रहा है। उसके बाद अपने जो ज़ोडिक साइन है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको बताती चलूँ, इम्पोर्टेंट स्लो मूविंग प्लैनेट होते हैं यानी कि सैटर्न, राहु, केतु और जुपिटर। ठीक है, और ये तमाम प्लैनेट एक साल में ट्रांजिट नहीं करते हैं। इनका ट्रांजिट अलग अलग होता है, लेकिन 2025 का साल बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें तमाम प्लैनेट्स ट्रांजिट करने वाले हैं और इनका ट्रांजिट तमाम ज़ोडिक साइन पर बहुत ही डिफरेंट असरात मुरतब करने वाला है। तो हम इनको तफसील के साथ देखेंगे। सबसे पहले जिस प्लैनेट का ट्रांजिट होगा वो ज़हल है। ज़हल 30 मार्च 2024 को एक्वेरिस से निकलकर पाइसिस में ट्रांजिट करेगा। और उसके बाद इस साल में हमारे पास दूसरा ट्रांजिट जुपिटर का होगा और जुपिटर 15 में टॉरस से जेमिनाई में ट्रांजिट करेगा। और उसके बाद हमारे पास बड़ा ट्रांजिट राहु और केतु का होगा, जो कि 30 में ट्रांजिट करेगा। राहु का ट्रांजिट पाइसिस से एक्वेरियस में होगा, जबकि केतु का ट्रांजिट विर्गो से लीव में होगा। इनका ट्रांजिट बैक इसलिए क्योंकि राहु और केतु हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं, रेट्रो रहते हैं, जिसकी वजह से ये अपने से पिछले घर में ट्रांजिट करेंगे। तो इस तरह से ये बड़े ट्रांजिट होंगे। अब अगर हम साल 2025 की बात करें, 2025 को अगर जमा किया जाए तो अदद 9 आता है और 9 अदद मरीख का अदद है, मार्स का अदद है। तो इस तरह से इस साल में मार्स भी अपने बहुत बड़े असरात छोड़ेगा, जिसको मंडेन में हम यूज़ करेंगे और नॉर्मल प्रेडिक्शन में भी मैं आप लोगों के साथ बड़ी तफसील के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगी। अगर ये देखा जाए तो मार्स क्या है, वो अग्रेशन का प्लैनेट है। लड़ाई झगड़े, फसाद, ब्लड, एक्सीडेंट्स, इन तमाम चीज़ों को डिनोट करता है। तो इस तरह से 2025 के साल में ये तमाम चीज़ें और बिलखसूस फोर्सेस जो हैं उनके हवाले से बड़े बड़े इवेंट्स आपके साथ हो सकते हैं। और साल 2025 का साल बहुत ज़्यादा हर बंदे को अग्रेशन भी देगा। लड़ाई झगड़े हमें आम नज़र आएंगे, जंगों की सूरत हाल नज़र आ सकती है। आज की वीडियो में हम लोग जिस ज़ोडिक साइन पर बात करने वाले हैं वो है एरीज यानी कि बुर्ज हमल। एरीज पीपल की अगर बात की जाए तो इन लोगों का लगन लॉर्ड मार्स बनता है और ये साल मार्स का साल है। तो इस साल में आप लोगों को भरपूर फायदा उठाना है। सियारों का बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। सबसे पहले तो सियारा ज़हल ट्रांजिट करेगा सैटर्न, जो कि पाइसिस में, ये नहीं कि एरीज पीपल के 12th हाउस में ट्रांजिट करेगा। एक बात जहन में रखिएगा कि मैं वीडियो असेंडेंट के मुताबिक लिखती हूँ, तो आप लोग अपने अपने असेंडेंट के मुताबिक मेरी प्रेडिक्शन को देख सकते हैं। जिन लोगों का मून साइन एरीज होगा उन लोगों की इस वक्त में 7.5 का भी आगाज होगा। और अगर आपके मून की डिग्री 15 से ऊपर है तो 7.5 के आगाज़ में कुछ मंथ्स लग सकते हैं, क्योंकि डिग्री के बेस पर इसका आगाज़ होता है। बहरहाल आपका चार्ट जो है वो आपको एग्जैक्ट बताएगा कि आपकी 7.5 स्टार्ट हो रही है या नहीं। लेकिन जिन लोगों का मून साइन एरीज होगा उनकी डेफिनेटली स्टार्ट होगी। मेरी प्रडिक्शन असेंडेंट के मुताबिक होती है, इसलिए अपने असेंडेंट के मुताबिक चीज़ों को गौर से सुनिएगा। अब सैटर्न का ट्रांजिट आपके 12th हाउस में हो रहा है और 12th हाउस से बैठकर उसकी फर्स्ट एस्पेक्ट आपके 2nd हाउस पर जा रही है और उसकी सेकंड एस्पेक्ट
आपके 6 हाउस पर जा रही है और उसकी 3rd एस्पेक्ट आपके 10th हाउस पर जा रही है, आपके 9th हाउस पर जा रही है। तो इस प्रेडिक्शन को हम बड़ी ही तफसील के साथ शेयर करने वाले हैं। उसके बाद आपके बड़ा ट्रांजिट राहु और केतु का होगा। राहु जो आपके 11th हाउस में आ रहा है, 11th हाउस में राहु की पोजीशन अच्छी मानी जाती है। ये आपको सडन गेन दिलवा सकता है। आपके एक बात जहन में रखिएगा, सैटर्न का ट्रांजिट आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है और 30 मार्च से ये जैसे ही आपको ट्रांजिट करेगा तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल खड़े कर सकता है। इसको हम तफसील से देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मुश्तरी को। मुश्तरी इस वक्त आपके 2nd हाउस में बैठा है, यानी कि फैमिली, परिवार, फाइनेंस के घर में बैठा हुआ है, जहां पर ये इन चीज़ों में इंक्रीमेंट देगा। आपके लिए ये बहुत अच्छा है। इसके बाद जैसे ही मुश्तरी का ट्रांजिट 15 मई को होता है तो वो आपके 3rd हाउस में चला जाता है और 3rd हाउस से वो आपके 7th हाउस को ट्राइन देगा और आपके 11th हाउस को ट्राइन देगा। तो इन तमाम चीज़ों के को हम बड़ी ही तफसील के साथ शेयर करेंगे। जस्ट आपको ये मैं बता रही हूँ कि आपकी किस तरह से हाउसेस एक्टिवेशन हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न 12 हाउस में बैठ के आपके 9th हाउस को एक्टिव कर रहा है और दूसरी तरफ से जुपिटर 3rd हाउस में बैठकर आपके 9th हाउस को एक्टिव कर रहा है। एस्ट्रोलॉजी का रूल है, जब प्लैनेट एक मेलेफिक और बेनिफिक जब किसी घर को इकट्ठे नजर देते हैं तो वो घर एक्टिव हो जाता है। यानी कि इस साल में आपका 9th हाउस एक्टिव रहेगा। 9वां घर जो वालिद का घर होता है, 9वां घर जो आपकी किस्मत का घर है, 9वां घर जो आपके मजहब का घर है। 9th हाउस की एक्टिवेशन इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आती है। आपकी किस्मत सिंपली आपका साथ देती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में 9th हाउस अफ्लिक्टेड है तो आपको जस्ट इस ड्यूरेशन में अपनी 9th हाउस की रेमेडी करवानी है। अब आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है या नहीं, इसका तो आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से ही पता चल सकता है। एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती चलूँ कि इन चीज़ों को बड़े गौर से देखें। आप अपना किसी भी एस्ट्रोलॉजर से बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। अगर आप अपना जायचा पैदाइश पढ़वाना चाहते हैं तो आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। मुझसे रब्ता करें, मेरे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं। इसकी बहुत ही मुनासिब सी फीस होती है और आपको मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो अपने बर्थ चार्ट के बनाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये एक पेड टास्क है, ये बात जहन में रखिए। टीम को परेशान मत करें और सिर्फ स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर ही रब्ता करें। तो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपका 9th हाउस अफ्लिक्टेड है तो फिर आपका ये साल आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपने 9th हाउस की रेमेडी करें और 9th हाउस से भरपूर फ़ायदा उठाएं। उसकी एक्टिवेशन जो है आपको उसी सूरत में फ़ायदा देगी जब आप उसको फुली यूटिलाइज करेंगे। 9th हाउस की एक्टिवेशन आपको फादर की तरफ से कुछ फ़ायदा दिलवा सकती है, कुछ गेन दिलवा सकती है। आप लोग माइग्रेट कर सकते हैं किसी जगह पर और ये साल में आपको कोई मजहबी सफ़र भी करवाएगी। यानी कि आप मजहबी एक्टिविटीज़ में एक्टिव भी रहेंगे और मजहबी सफ़र भी करेंगे। और चूंकि सैटर्न इस वक्त 12 हाउस में बैठा है जो बैरून मुल्क को दिखाता है, तो यहाँ पर आप बैरून मुल्क को दिखाता है, यहाँ पर आप बैरून मुल्क मजहबी एक्टिविटीज़ के लिहाज से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर किस्मत आपकी मेहरबान है। अब आपको देखना क्या है कि आपके प्लैनेट में कौन सा योग है। जस्ट आपको और उसकी आपने दशा वगैरह देखनी है कि कौन सी दशा चल रही है, कौन सा गोचर आपके लिए फ़ायदेमंद है। और तो आपने सिर्फ और सिर्फ उस काम को अपनाना है। किस्मत आप पर मेहरबान है। ये वक्त है जब आप मिट्टी को हाथ लगाकर सोना बना सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त से फ़ायदा उठाएं। इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि यहाँ पर सैटर्न बैठा आपके 2nd हाउस को भी देख रहा है। अब 2nd हाउस आपके फाइनेंस और फैमिली का घर है। 2nd हाउस आपकी फूड हैबिट है। फाइनेंस में आपको बहुत बड़े प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि आने वाले, क्योंकि 11th हाउस में राहु बैठा सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे अपनी फैमिली से रिलेटेड और उसके पीछे बड़ी वजह आपकी ज़ुबान होगी, क्योंकि 2nd हाउस हमारी स्पीच का घर है। हमारी बात, हमारे मुंह से निकले अल्फाज हमारे लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करना है। ये ना सिर्फ फैमिली
फैमिली के लिहाज से आपको डिस्टर्ब कर सकती है, बल्कि यहाँ से सैटर्न आपके 6 हाउस को भी देख रहा है। 6 हाउस आपके ननियाल का घर है, 6 हाउस आपकी सर्विस है, 6 हाउस आपका कोर्ट केस है। तो अगर आप अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं करेंगे, अपनी एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल नहीं करेंगे, तो आपके लिए कोई कोर्ट केस बन सकता है। इस वक्त में मैं आपको कहूँगी कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों के मामलात से बहुत दूर रहें। खामख़ा में किसी के मामले में अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। और इस वक्त में खामख़ा किसी की गारंटी लेकर किसी के मामले में आकर बेजा टांग अड़ाकर आप अपने लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, अपने लिए कोर्ट केस बनवा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती चलूँ कि वो लोग जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, जब तक जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैठा है, यानी कि 15 मई से पहले कोशिश करें अपने केस को ख़त्म करवाने की। अगर आप इस वक्त में अपने कोर्ट केस को ख़त्म नहीं करवाते तो जुपिटर की एस्पेक्ट उससे ख़त्म हो जाएगी, फिर या तो ये लटक जाएगा या आपके हक में नहीं आएगा और दुश्मन की चाल कामयाब हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि कोर्ट केस हम कैसे ख़त्म करवा सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। आप लोग अपनी चार्ट के मुताबिक रेमेडीज़ लें। आप चार्ट के मुताबिक देखें कि उस घर के नेगेटिव इम्पैक्ट को आप कैसे ख़त्म करके पॉजिटिव जो इम्पैक्ट उनका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ का ख्याल रखिए कि आपकी हेल्थ भी डिस्टर्ब हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है। किस तरह से? सेकंड हाउस आपकी फूड हैबिट है। अगर आप अपनी फूड हैबिट को कंट्रोल नहीं करेंगे, 6 हाउस पर सैटर्न की नज़र जा रही है। सैटर्न डिजीज़ का भी कारक है और 6 हाउस जो है आपकी हेल्थ को डिनोट करता है। यहाँ पर आपकी सेहत बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। तो आप लोगों को अपनी फूड हैबिट को कंट्रोल करना है। जुपिटर का ट्रांजिट जैसे ही हो जाएगा 6 हाउस से बेनिफिक एस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने 6 हाउस से की रेमेडी को आप पूरे साल में अपने लिए यकीनी बना लें। इस वक्त में आप जैसे जुपिटर के ट्रांजिट के बाद आप के खिलाफ साजिशें हो सकती हैं, दुश्मन आपके खिलाफ चाल चल सकते हैं, उनकी चाल को नाकाम आपको ही बनाना है। इस वक्त में आप थोड़े से चिड़चिड़े हो सकते हैं। कोशिश करें चिड़चिड़ापन मत दिखाएं और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल करें। इन 2 रेमेडी से आप अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल जो हैं ओवरकम कर सकते हैं। अब एक चीज़ और बताऊं कि राहु का ट्रांजिट आपके 11th हाउस में हो रहा है। 11th हाउस हमारे गेन का घर है। 11th हाउस हमारे एल्डर सिबलिंग्स का घर है। ठीक है, 11th हाउस हमारे ऑनलाइन वर्किंग, नेटवर्किंग, ऑनलाइन सर्विसेज वगैरह का घर है। यहाँ से पर राहु का ट्रांजिट आप लोगों को गेन दिलवा सकता है। जिन लोगों की तरक्की रुकी हुई है, जॉब में है, उनको तरक्की दिलवा सकता है। कुछ लोग अपनी जॉब की नेचर को चेंज कर सकते हैं, कुछ लोग अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं और आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिलवा रहा है। ये बात ज़हन में रखें कि 11th हाउस पर भी एक बेनिफिक और एक मेलफिक नज़र है और ये हाउस भी एक्टिव हो रहा है। तो आपकी ज़िंदगी में 11 हाउस की एक्टिवेशन बहुत अहम है। अब यहाँ पर जुपिटर जब जेमिनी में ट्रांजिट करेगा तो वो 11th हाउस को एक्टिव कर देगा और राहु यहाँ पर ऑलरेडी बैठा है जो वो मेलफिक है और ये घर एक्टिव हो गया। एक और बहुत अहम चीज़ आप लोगों को बता दूं कि राहु क्या है, शॉर्टकट है। 11th हाउस गेन का घर है। यहाँ पर आपको कम मेहनत से गेन हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसा काम जिसमें आप एफर्ट ना लगाएं और आपको खुद ब खुद पैसा मिल जाए। अब यहाँ इसको आप देख लें कि जिस तरह के हम ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरह हम स्टॉक मार्केट वगैरह में काम करते हैं, जुआ वगैरह या फिर प्राइस बॉन्ड, कुरानंदाजी, इन तमाम चीज़ों, लेकिन मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप इन चीज़ों की तरफ जाएं। फिर भी आपको किसी भी फॉर्म में सडन गेम मिल सकता है। अब यहाँ पर एक सबसे अहम 7th हाउस एक्टिव हो रहा है। जुपिटर 3rd हाउस में ट्रांजिट करेगा और 7th हाउस को ट्राइन देगा और उधर से राहु 7th हाउस को ट्राइन दे रहा है, तो 7th हाउस एक्टिव हो गया है।
अच्छा, इन तमाम प्लैनेट्स की एक्टिवेशन जो है वो जून के माह में हो रही है, तो जून के माह के बाद आप लोगों ने इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। 7th हाउस के एक्टिव होने से आपकी शादी के चांसेस बन रहे हैं। तो अगर आपके पास कोई भी रिश्ता आता है तो कोशिश करें कि उसको सीरियस लें। एरीज़ पीपल के लिए अगर इस साल को देखा जाए तो इनके सबसे अहम हाउसेस 7, 9 और 11 एक्टिव हो रहा है। इन तीनों हाउसेस की एक्टिवेशन से भरपूर फ़ायदा उठाएं। इन तीनों हाउसेस की एक्टिवेशन के साथ आप ज़िंदगी में जो चाहते हैं हासिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको यूटिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरा साल में मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि आप लोग 3 सदक़ात लाज़मी करें। सबसे पहले तो हर माह आप दूध 2 किलो किसी को सदका कर दें, ठीक है? उसके साथ आप लोग मसूर की दाल आप किसी को सदका कर सकते हैं, और उसके साथ आप सैटरडे के दिन किसी को काली चीज़ सदका करें। इन रेमेडी से आप लोगों को भरपूर फ़ायदा हो सकता है। सबसे ज़्यादा अहम बात है वज़ीफ़ा। एरीज़ के हामिल लोगों को इस साल में वज़ीफ़ा मैं बता रही हूँ, आप कसरत से या मालिकु या कद्दूसु का विर्द करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी होगी। दुआ है कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा हो और आपको भरपूर खुशियाँ मिलें। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।